हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पोइट्स एंड पैनकेक्स लेसन की समरी पढ़ेंगे। ये जो लेसन है ये 10+2 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से लिया गया है। इस लेसन के जो राइटर हैं वो है अशोकमित्रन। ये लेसन अशोकमित्रन की बुक माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है। ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, माई ईयर्स विद बॉस। इस ऑटोबायोग्राफी से ये लेसन लिया गया है। इस लेसन में अशोकमित्रन जेमिनी स्टूडियो में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। मद्रास में 1940-1950 के आसपास एक स्टूडियो हुआ करता था जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियोज़। ठीक है। इस स्टूडियो में अशोकमित्रन काम किया करते थे। उनका काम था न्यूज़पेपर से कटिंग्स निकालकर और एक फाइल में लगाना। अब इन कटिंग्स का क्या काम होता था, इन कटिंग्स की इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है अलग अलग टॉपिक्स पर ये कटिंग्स होती थी और इन कटिंग्स में से ही जो फिल्म होती थी उसकी कहानी जो है बनाई जाती थी। तो ये काम होता था अशोकमित्रन का कि सिर्फ न्यूज़पेपर लेना होता था और न्यूज़पेपर के कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर कुछ कटिंग्स जो है निकाल करके उनको एक फ़ाइल में लगाना होता था। तो जो अशोकमित्रन है इस स्टूडियो में काम करते थे और इस स्टूडियो में रहते हुए उनको जो एक्सपीरियंस मिला तो वो एक्सपीरियंस जो है उन्होंने अपने इस लेसन में शेयर किए हैं। अब जहाँ तक इस लेसन के टाइटल का सवाल है तो ये जो टाइटल है पोइट्स एंड पैनकेक्स, तो यहाँ पर जो पोइट्स शब्द हैं ये जेमिनी स्टूडियो में जो पोइट्स थे, ठीक है, जो स्टोरी लिखते थे या जो कुछ गाने लिखते थे, फिल्म के गाने लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो उनके संदर्भ में ये पोइट शब्द लिया गया एक तो। और एक जेमिनी स्टूडियो में एक पोइट है स्टीफन स्पेंडर, वो विजिट पे आते हैं तो उनका रेफरेंस भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा पैनकेक्स क्या है, तो पैनकेक्स जो है ये एक मेकअप मटेरियल का नाम है और इस ब्रांड के मेकअप मटेरियल से जेमिनी स्टूडियो में जो भी फिल्में बनती थी और जो एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो मेकअप किया जाता था वो मेकअप जो है इस ब्रांड के मेकअप मटेरियल से किया जाता था, पैनकेक्स। ठीक है, इस तरह से हम इस टाइटल को समझ सकते हैं, पोइट्स एंड पैनकेक्स। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ये लेसन बहुत मुश्किल लगता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि इस लेसन में क्या है और जो पढ़ने के बावजूद भी जो है उनकी समझ से परे रहता है कि इस लेसन में क्या कुछ बताया गया है, ये लेसन हमसे क्या चाहता है, क्या मतलब ये हमें मैसेज देता है। तो स्टूडेंट्स की ये समझ से पढ़ने के बावजूद भी जो है उनकी समझ में नहीं आता है ये। तो इसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो हर बार ये सोचते हैं कि वो जो भी लेसन पढ़ेंगे उसमें एक स्टोरी मिलेगी, लेकिन इस लेसन में कोई स्टोरी तो है नहीं। अब स्टूडेंट को क्या चाहिए कि जब भी वो कोई लेसन पढ़े तो ये ना माने कि उस लेसन में कोई स्टोरी मिलेगी। सबसे पहले हमें जिस भी लेसन को हम पढ़ रहे हैं उस लेसन का नेचर हमें पता होना चाहिए। अगर हमें उस लेसन का नेचर पता चला गया कि भाई इस लेसन में क्या है, जैसे कि देखो हर लेसन में ऐसा नहीं है कि हर लेसन में ही स्टोरी नहीं मिलेगी। कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिनमें एक स्टोरी मेंटेन रहती है शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन कुछ लेसन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ स्टोरी नहीं होती है। अब जैसे इसी क्लास की ये मतलब हम कह सकते हैं कि इसी बुक में, फ्लेमिंगो बुक में एक चैप्टर है द इंटरव्यू, तो उसमें भी कोई ऐसी स्टोरी तो नहीं है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लेसन्स हैं जिनमें कोई स्टोरी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमें किसी भी लेसन को समझने के लिए हमें उस लेसन की नेचर को समझना ज़रूरी है। तो अगर हम इस लेसन की नेचर की बात करें तो इस लेसन में क्या है कि एक जेमिनी स्टूडियो का जिक्र है। ठीक है, अशोकमित्रन क्योंकि इस लेसन के राइटर हैं तो वही जो है हमें इस लेसन में जो कुछ है वो बता रहे हैं, वो नरेट कर रहे हैं। तो इस लेसन में एक जेमिनी स्टूडियो नाम का एक संस्था है। इस जेमिनी स्टूडियो का जो एग्जिस्टेंस था, जो इसका अस्तित्व था, वो 1940 के आसपास का था और इसके जो मालिक थे वो थे एस वसन। और जो अशोकमित्रन है वो इस जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि उनका काम था न्यूज़पेपर की कटिंग्स निकालकर और एक फाइल में लगाना। ठीक है, तो इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके नेचर को समझना ज़रूरी है इस लेसन के। तो इसका नेचर क्या कहता है कि एक जेमिनी स्टूडियो है, जैसे कि मैंने बॉक्स दिखाया आपको, मान लीजिए कि ये एक जेमिनी स्टूडियो है। ठीक है, अब जेमिनी स्टूडियो में कितने कुछ डिपार्टमेंट्स थे।
ठीक है। तो अशोक मित्रण हमें उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता है। हमें ये उम्मीद नहीं करनी, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये एक लेसन एक स्टोरी है, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये एक जो बॉक्स है ये हमें मान लेना है कि जेमिनी स्टूडियो है, ठीक है, जहाँ पर अशोक मित्रण काम करते हैं। अब स्टूडियो है तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स भी होंगे। तो अशोक मित्रण यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता है, जैसे कि मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कि मेकअप डिपार्टमेंट कैसा था, देखने में वो कैसा था, और उसमें कौन लोग काम करते थे, और जो लोग काम करते थे उनका क्या क्या काम था, ठीक है। इसके अलावा स्टोर डिपार्टमेंट था, तो स्टोर डिपार्टमेंट में कौन लोग काम करते थे, ठीक है, वो कैसे दिखते थे। तो ये मेकअप डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में बताया है। तो इस लेसन को समझने के लिए हमें मेकअप डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें अशोक मित्रण जो हैं कुछ लोगों के बारे में बताते हैं, तो हमें अलग अलग से इन लोगों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे अशोक मित्रण अपने बारे में बताते हैं, तो हमें अशोक मित्रण के बारे में जानना होगा कि अशोक मित्रण जब जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे तो उनका क्या काम था, ठीक है, किन किन लोगों से वो मिलते थे, और जेमिनी स्टूडियो में लोगों की अशोक मित्रण के साथ क्या मतलब व्यवहार था, क्या बर्ताव था, ठीक है, अशोक मित्रण के बारे में क्या लोग क्या सोचते थे। उसके बाद एक ऑफिस बॉय था। ये ऑफिस बॉय एक पद था, ठीक है। ऑफिस बॉय जो है, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का होता था उसको हम ऑफिस बॉय कहते हैं, ये एक पद था जेमिनी स्टूडियो में। और ऑफिस बॉय का क्या काम होता था? ऑफिस बॉय का काम होता था कि जब भी किसी फिल्म की शूटिंग होती थी, ठीक है, जो फिल्म जेमिनी स्टूडियो में बनती थी, और मतलब जब जेमिनी स्टूडियो कोई फिल्म बनाता था तो उस फिल्म में जो भीड़ की भूमिका निभाते थे जो भी कलाकार, उन कलाकारों का मेकअप करने की जिम्मेदारी होती थी ऑफिस बॉय की, ठीक है। उसके बाद कोथामंगलम शुभू के बारे में हम पढ़ेंगे। कोथामंगलम शुभू के बारे में इस लेसन में बहुत कुछ बताया गया है। तो जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोथामंगलम शुभू के बारे में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कोथामंगलम शुभू के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका क्या नेचर था, इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद लीगल एडवाइज़र के बारे में हम पढ़ेंगे। इस जेमिनी स्टूडियो में एक लीगल एडवाइज़र भी था, और ये क्या काम करता था, किस प्रकार इसने एक एक्ट्रेस के जो कैरियर है उसको स्पॉइल कर दिया, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MRA कहते हैं, ये एक ग्रुप था, ये जेमिनी स्टूडियो में आया था विजिट पर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो हेड थे वो फ्रैंक बुकमैन थे। उसके बाद एक पोइट आया था जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, ये भी जेमिनी स्टूडियो में एक विजिट पे आया था, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमें अलग अलग जो है इन लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर कोई स्टोरी नहीं है कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कोई स्टोरी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और फिर स्टोरी की उम्मीद लगाकर इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। तो अगर आप स्टोरी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो ये चैप्टर आपको कभी समझ में नहीं आने वाला। आपको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि भाई अशोक मित्रण जो है वो एक जेमिनी स्टूडियो नाम का एक स्टूडियो था, ये मद्रास में था, ठीक है। तो इसमें जो है वो काम करते थे, तो यहाँ पर काम करते हुए वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर में। अब जेमिनी स्टूडियो में क्योंकि वो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, तो जेमिनी स्टूडियो में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, तो मेनली 2 डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है, तो इन डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और ये कुछ लोग हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अलग अलग जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बड़े ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम इस क्लास में इस लेसन को डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब फुल लेसन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इस क्लास में इस लेसन की जो है आपको सिर्फ समरी बताने जा रहा हूँ। तो इस लेसन की समरी को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने जो है पूरे लेसन को कुछ पॉइंट्स में बांटा है। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेकअप डिपार्टमेंट देखने में कैसा था, इसमें क्या कुछ था, कौन लोग काम करते थे, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसमें एक हायरार्की बनी हुई थी। हायरार्की का मतलब होता है एक पदानुक्रम, ठीक है, जिसको हम पद सोपान भी कहते हैं, पदानुक्रम भी कहते हैं। मतलब अलग अलग पद पे अलग अलग लोग थे और उनका अलग अलग काम था। जो सबसे बड़े पद पर था वो जो है मेन एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करता था। उसके बाद उसके कुछ असिस्टेंट थे, असिस्टेंट में एक सीनियर असिस्टेंट, फिर जूनियर असिस्टेंट। तो ये जो सीनियर असिस्टेंट था इसका काम होता था कि जो एक्टर और एक्ट्रेस जो है सेकेंडरी रोल प्ले करते थे उनका मेकअप करता था ये। और ये जो जूनियर असिस्टेंट था ये मेन कॉमेडियंस का मेकअप करता था, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो है हायरार्की बनी हुई थी। तो मेकअप डिपार्टमेंट में ये हायरार्की
कैसे बनी हुई थी, कौन लोग कैसे काम करते थे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऑफिस बॉय के बारे में हम जानेंगे कि ऑफिस बॉय क्या काम करता था और वो नैरेटर से क्या बातें बताता था या नैरेटर के प्रति जो है उसका क्या बर्ताव था। उसके बाद कोठामंगलम सुब्बू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर था, उस लॉयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जेमिनी स्टूडियो जो है किस प्रकार से पोइट्स का एक फेवरेट हंट बन गया, ये पढ़ेंगे, और किन किन कवियों का ये फेवरेट हंट था, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जेमिनी स्टूडियो में एक मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जिसके मुखिया फ्रैंक बुकमैन थे वो विजिट पर आई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड से एक पोइट आया था जेमिनी स्टूडियो में विजिट पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टीफन स्पेंडर एंड द गोट दैट फेल्ड, मतलब ये एक पुस्तक का नाम है, ये बुक का नाम है, जिसमें 6 लोगों ने, ठीक है, जो 6 लोग बड़े ही विद्वान लोग थे, उन्होंने 6 ऐसे लिखे थे, निबंध लिखे थे, और इन निबंधों में किस प्रकार उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने जो है साम्यवादी विचारधारा को अपनाया और किस प्रकार साम्यवादी विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया, ये सब कुछ इस बुक में लिखा था। तो ये 9 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, ये जो पूरे चैप्टर में से, मतलब ये मैंने 9 पॉइंट्स बनाए हैं और जो इसकी समरी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइनों में पढ़कर और फिर हम पहला पॉइंट लेंगे, द मेकअप डिपार्टमेंट। तो द पोइट्स एंड पैनकेक्स जो लेसन है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी माई ईयर्स विद बॉस बाय अशोक मित्रन। ये जो लेसन है पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये अशोक मित्रन की एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी माई ईयर्स विद बॉस, इससे लिया गया है। द लेसन शोज द टाइम पीरियड व्हेन ही यूज्ड टू वर्क इन द जेमिनी स्टूडियो। ये जो लेसन है ये उस टाइम पीरियड को शो करता है जब अशोक मित्रन जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। इट वाज ए वेरी फेमस फिल्म स्टूडियो ऑफ दैट टाइम। ये फिल्म स्टूडियो उस समय का सबसे फेमस फिल्म स्टूडियो हुआ करता था। ही यूज्ड टू कट पेपर कटिंग्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो अशोक मित्रन थे वो उनका काम क्या था कि अलग अलग टॉपिक्स पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स निकाल के एक फाइल में लगाना, तो वो ये काम किया करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं द मेकअप डिपार्टमेंट की, जो कि हमारा पहला पॉइंट था समरी का। तो देखिए, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ वाज ऑन द अपर फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग की अपर फ्लोर पे हुआ करता था, विच वॉज बिलीव्ड टू हैव वंस बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। ये जो बिल्डिंग थी जिसके अपर फ्लोर पर जेमिनी स्टूडियो हुआ करता था, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो बिल्डिंग ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करती थी। स्टेबल मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है घोड़े वगैरह बांधा करता है, अस्तबल जिसको कहते हैं। तो जब अंग्रेज़ थे यहाँ इंडिया में, तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों का गवर्नर था, तो वो जो है इस बिल्डिंग में अपने घोड़े वगैरह बांधा करता था, रखा करता था। इट लुक्ड लाइक ए हेयर सैलून। ये जो बिल्डिंग थी ये देखने में हेयर सैलून की तरह लगती थी। जैसे कि आप कटिंग करवाने जाते हैं और हेयर सैलून पे जाते हैं तो हेयर सैलून कैसा दिखता है, वैसा ही जो है ये मेकअप डिपार्टमेंट दिखता था। विद लार्ज मिरर्स, इसमें बड़े बड़े शीशे थे, सराउंडेड बाय इनकंडिसेंट लाइट्स, और ये जो शीशे थे इनके चारों ओर इनकंडिसेंट लाइटें लगी हुई थी, एट एवरी एंगल, हर कोने में, ठीक है, हर एंगल में जो है इनकंडिसेंट लाइट लगी हुई थी। इनकंडिसेंट लाइट्स क्या होती हैं? इनकंडिसेंट लाइट्स वो लाइटें होती हैं जो बहुत तेज़ जलती हैं, बहुत रोशनी देती हैं और जिनसे बहुत ज़्यादा हीट निकलती हैं। पीपल हु वेंट थ्रू द मेकअप प्रोसेस सफर्ड बिकॉज ऑफ द हीट एंड लाइट्स। अब जिन लोगों का मेकअप यहाँ पर होना होता था उन्हें हीट और लाइट से बहुत परेशानी होती थी, बहुत पीड़ा होती थी। द डिपार्टमेंट वॉज इनिशियली लेड बाय ए बंगाली। अब ये जो डिपार्टमेंट था मेकअप डिपार्टमेंट, इसका मुखिया सबसे पहले एक बंगाली हुआ करता था, हु वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय ए महाराष्ट्रियन, और कुछ समय के बाद ये चला गया और उसके बाद जो है एक महाराष्ट्रियन इसका मुखिया बना। ही वॉज हेल्प्ड बाई वर्कर्स। अब उसकी मदद करने के लिए कुछ वर्कर्स थे। ये वर्कर्स कहाँ कहाँ के थे? कन्नाडी का मतलब धारवाड़ कन्नाडी का मतलब कनाडा का था, एक आंध्रा का था, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज था और कुछ स्थानीय तमिल लोग थे, ठीक है, जो इस महाराष्ट्रियन की मदद करते थे। क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एट द स्टूडियोज़। इस प्रकार स्टूडियो में राष्ट्रीय एकता की जो फीलिंग है वो मिलती थी। ऐसे लगता था जैसे इस स्टूडियो में एक राष्ट्रीय एकता है। These makeup artists could transform any good-looking person into a frightening crimson colored monster. ये जो आर्टिस्ट थे, ये जो मेकअप आर्टिस्ट थे, इस स्टूडियो में जो भी मेकअप आर्टिस्ट थे, वो किसी भी अच्छे लगने वाले व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, बदल सकते थे एक डरावने लाल रंग के दैत्य में, ठीक है।
ट्रकलोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड अदर लोकली मेड लोशंस एंड पोशंस वर यूज्ड फॉर द मेकअप। अब मेकअप के लिए क्या यूज़ किया जाता था? मेकअप के लिए ट्रकलोड्स ऑफ पैनकेक्स, मतलब बहुत अधिक मात्रा में खरीदा हुआ पैनकेक ब्रांड का मेकअप मटेरियल यूज़ किया जाता था, और स्थानीय रूप से बना हुआ लोशंस और पोशंस, इसकी मदद से जो है कलाकार थे उनका मेकअप किया जाता था। उसके बाद है हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब मेकअप डिपार्टमेंट में किस प्रकार हायरार्की बनी हुई थी ये पढ़ेंगे हम। तो दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। भाई जब जेमिनी स्टूडियो में फिल्में बनती थी तो वो जो दिन थे वो इंडोर शूटिंग के दिन हुआ करते थे। इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग दो प्रकार की शूटिंग होती है। तो इंडोर शूटिंग होती है जैसे किसी बंगले वगैरह में शूटिंग की जाती है, ठीक है, बंगले वगैरह में, घर में जब शूटिंग की जाती है उसको कहते हैं इंडोर शूटिंग। और आउटडोर शूटिंग जैसे पहाड़ों में, हम जो है खुले मैदान में, सड़कों पे, यहाँ पर जो शूटिंग की जाती है उसको आउटडोर शूटिंग कहते हैं। तो वो जो दिन थे वो मेनली इंडोर शूटिंग के दिन थे। 95% जो फिल्म थी वो इंडोर शूट की जाती थी और सिर्फ 5% फिल्म जो थी वो आउटडोर शूट की जाती थी। उसके बाद है एक स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की बनी हुई थी, एक सख्त पदानुक्रम बना हुआ था, ठीक है, मतलब सब अपने अपने पद के अनुसार काम करते थे। कैसे काम करते थे? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। भाई जो चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेस था उनको अगली करने का काम किसका था? चीफ मेकअप मैन का, ठीक है। उसके बाद है हिज सीनियर असिस्टेंट। उसके दो असिस्टेंट थे, एक तो सीनियर असिस्टेंट, एक जूनियर असिस्टेंट। तो जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो एंड हीरोइन का मेकअप करता था, और जो जूनियर असिस्टेंट था वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। जो लोग भीड़ की भूमिका निभाने जिन लोगों को भीड़ की भूमिका निभानी होती थी उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी होती थी ऑफिस बॉय की। उसके बाद है द ऑफिस बॉय एंड द नरेटर। अब देखिए, द ऑफिस बॉय वाज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय। जैसा कि इस ऑफिस बॉय के नाम में ही आपको दिख रहा है बॉय, तो ऑफिस बॉय सिर्फ एक पद था। ऑफिस बॉय कोई लड़का नहीं था। ही वॉज ए मैन इन हिज अर्ली 40s। जेमिनी स्टूडियो में जो व्यक्ति ऑफिस बॉय के पद पे काम करता था उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। ही एंटर्ड द स्टूडियोज टू बिकम ए स्टार एक्टर, ए टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर। वो इस स्टूडियो में ये बनने के लिए आया था, स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर, ये बनने के लिए स्टूडियो में वो आया था। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट। वो थोड़ी बहुत कविताएं भी लिखता था, तो वो थोड़ा हल्का फुल्का कवि भी था, ठीक है। जो ऑफिस बॉय था वो स्टूडियो में, ये क्वेश्चन आता है कि ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेट रहता था, तो ऑफिस बॉय जो है इस स्टूडियो में एक स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर बनने के लिए आया था, लेकिन वो सिर्फ ऑफिस बॉय बन के रह गया, ठीक है। और वो तो एक हल्की फुल्की जो है पोइट्री भी लिखता था, करता था पोइट्री भी। इन दोज डेज द नरेटर वर्कड इन ए क्यूबिकल। क्यूबिकल होता है एक स्मॉल रूम, तो उन दिनों जो नरेटर है वो एक क्यूबिकल में काम करता था। ही वॉज ऑलवेज, क्यूबिकल क्या होता है? स्मॉल रूम, ठीक है, आपको ये समझना है। क्यूबिकल एक छोटा सा कमरा होता है, जैसे कोई बड़ा कमरा हो और उसका जो पार्टीशन कर दिया जाए तो ये क्यूबिकल हो गए, दो क्यूबिकल हो गए, एक और दो। ही वॉज ऑलवेज सीन सीटिंग एट हिज डेस्क। वो हमेशा देखा जा सकता था अपने डेस्क पर बैठे हुए, टीयरिंग न्यूज़पेपर को फाड़ते हुए, डे इन एंड डे आउट, दिन और रात। दिन और रात जो है उसे लोग कैसे देखते थे कि भाई वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ है और न्यूज़पेपर्स फाड़ रहा है। मोस्ट पीपल थॉट, ज़्यादातर लोग सोचते थे कि ही डिड प्रैक्टिकली नथिंग, कि वो कुछ नहीं कर रहा, मतलब कोई काम नहीं कर रहा, वो ऐसे ही बैठा है। द ऑफिस बॉय वुड एडवाइज हिम, ऑफिस बॉय उसको सलाह देता था, नॉट टू वेस्ट हिज लिटरेरी टैलेंट इन दैट डिपार्टमेंट, कि भाई अपनी साहित्यिक प्रतिभा को इस डिपार्टमेंट में वेस्ट ना करो, ठीक है, ये उसको सलाह देता था। इट वाज फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। उसका मानना था कि ये जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ दो लोगों के लिए ही फिट है, एक तो बार्बर्स अर्थात नाई, और एक है परवर्ट्स। परवर्ट्स का मतलब है करप्ट पीपल, ठीक है ना, जो गलत लोग हैं, बेकार लोग हैं, गंदे लोग हैं वो। तो उन ऑफिस बॉय जो है जो नरेटर है उसको सलाह देता था कि भाई अपना लिटरेरी टैलेंट को इसमें वेस्ट ना करें, ये जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स लोगों के लिए है। द नरेटर वांटेड टू अवॉइड हिम। जो नरेटर था वो अक्सर उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था, ठीक है, वो चाहता था कि ना आए और मुझे ये बड़े बड़े प्रवचन ना दे, यहाँ पर आकर लॉन्ग स्पीच ना दे, तो इस पर्पज से जो है वो उसको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता था। नरेटर कौन? अशोक मित्रन। द नरेटर प्रेड फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। इसलिए नरेटर क्या करता था कि हर समय भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि हमेशा ही क्राउड शूटिंग होती रहे, मतलब भीड़ की ही शूटिंग होती रहे,
क्यों भीड़ की शूटिंग होती रही कि भाई भीड़ की शूटिंग होती रहेगी तो भीड़ की जो भूमिका निभाएंगे जो लोग, उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी इस ऑफिस बॉय की थी, और ये ऑफिस बॉय भीड़ की भूमिका निभाने वालों का मेकअप करने में बिजी रहेगा, तो वो नरेटर के पास आकर लॉन्ग स्पीच नहीं देगा। दैट वॉज द ओनली वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दैट ग्रेट बोर। और नरेटर की नज़र में सिर्फ यही एक तरीका था कि वो ऐसे बड़े बोर व्यक्ति से जो है बच सकता है। अब हम पढ़ेंगे कोठामंगलम सुब्बू के बारे में। तो कोठामंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। कोठामंगलम सुब्बू का स्थान जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे था। मतलब पहले नंबर पे किसका स्थान था? पहले नंबर पे था जेमिनी स्टूडियो के बॉस का, SS वसन का। तो SS वसन का स्थान जेमिनी स्टूडियो में नंबर 1 पे था, और नंबर 2 पे किसका स्थान आता था? सुब्बू का। तो यहाँ पे सुब्बू का स्थान आता था नंबर 2 पे। द ऑफिस बॉय डिडंट लाइक हिम। जो ऑफिस बॉय था, जो भीड़ की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का मेकअप करता था, तो वो ऑफिस बॉय उसको पसंद नहीं करता था। किसको पसंद नहीं करता था? सुब्बू को। ही कंसिडर्ड सुब्बू द कोज ऑफ ऑल हिज वोज, इंसल्ट्स एंड नेग्लेक्ट। वोज का मतलब होता है ट्रबल्स, और इंसल्ट्स का मतलब होता है अपमान। तो वो अपने सभी दुखों, अपमानों और नेग्लेक्ट का कारण सुब्बू को मानता था। वो मानता था कि अगर जेमिनी स्टूडियो में उसे कोई दिक्कत है, उसको कोई दुख होता है, या उसका कोई अपमान करता है, या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो ये सब कुछ सुब्बू की वजह से होता है। सुब्बू एंटर्ड द स्टूडियो इन मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। सुब्बू स्टूडियो में अनसर्टेन और डिफ़िकल्ट समय में आया था। इन फॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो, फॉर्मल एजुकेशन में भी, फॉर्मल एजुकेशन मीन्स स्कूल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन में भी ही वॉज नॉट मोर एजुकेटेड देन द ऑफिस बॉय। वो ऑफिस बॉय से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था। मतलब वो उतना ही एजुकेटेड था जितना ऑफिस बॉय था। बट ही वॉज ए ब्राह्मण, लेकिन वो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। ही हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। और ब्राह्मण परिवार में पैदा होने की वजह से उसकी पहुंच एफ्लुएंट सिचुएशंस और एफ्लुएंट पीपल से थी। एक्सपोजर का मतलब होता है पहुंच, तो उसकी पहुंच कहाँ तक थी? एफ्लुएंट सिचुएशन। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, धनी। ठीक है, तो समृद्ध हालातों से उसकी पहुंच थी और समृद्ध लोगों तक उसकी पहुंच थी। मतलब उसके जीवन में उसे कोई मुश्किल भरा समय का सामना नहीं करना पड़ा था, और उसकी जो पहुंच थी वो धनी या समृद्ध लोगों तक थी। सुब्बू वाज ऑलवेज चीयरफुल। सुब्बू हमेशा चीयरफुल रहता था। चीयरफुल का मतलब है खुश। बट हिज टॉप मोस्ट क्वालिटी वाज हिज लॉयलिटी टू द बॉस। लॉयलिटी मीन्स होती है वफादारी, और क्वालिटी मीन्स गुण। लेकिन उसका सबसे अच्छा गुण, सबसे टॉप मोस्ट जो क्वालिटी थी उसमें, वो थी कि वो अपने बॉस के प्रति वफादार था। एंड इट हैड मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द बॉस। और इस वफादारी की भावना ने बॉस के सामने उसकी एक अलग पहचान बना दी थी। ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। वो अपनी सारी एनर्जी और सारी क्रिएटिविटी का प्रयोग करता था फॉर द एडवांटेज ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस के एडवांटेज के लिए। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, फ़ायदा। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड का मतलब होता है शूटेबल, तो वो फिल्मों के लिए शूटेबल था। फिल्म बनाना उसके लिए बहुत ही आसान था। हिज एम वॉज टू सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर। जब वो फिल्म बनाता था तो उसका एकमात्र एम होता था कि प्रोड्यूसर को हमेशा संतुष्ट किया जाए। ही हैड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल क्राइसिस। उसे फिल्म बनाते समय अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर को कोई संकट आता था, कोई दिक्कत आती थी, कोई मुश्किल में फंस जाता था वो, तो सुब्बू के पास जो है वो बनी बनाए जो है सॉल्यूशंस थे। ही हैड ऑफन 4 to 14 अल्टरनेटिव्स। जब प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम आ जाती थी किसी भी फिल्म में सीन को फिल्माने में, तो सुब्बू उसको 4 से लेकर 14 तक विकल्प बताता था कि सीन को इस तरह फिल्मा लिया जाए, इस तरह फिल्मा लिया जाए। तो इस तरह वो प्रोड्यूसर की हेल्प करता था। और फिल्म मेकिंग वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड। अगर सुब्बू आसपास होता था तो फिल्म बनाना जो है बहुत ही आसान था। इट वाज सुब्बू, ये सुब्बू ही था हु गेव ए न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। तो ये सुब्बू ही था जिसने जेमिनी स्टूडियो के इसके गोल्डन ईयर्स में अर्थात सुनहरी दिनों में इसको एक नई पहचान दी। सुब्बू वाज ए पोइट। सुब्बू एक कवि भी था। ही चूज टू राइट फॉर द मासेस। वह आम लोगों के लिए जो है
कविताएं लिखना चुनता था। हालांकि वो बहुत ही जटिल कविताएं भी लिख सकता था और बहुत उच्च कोटि की कविताएं भी लिख सकता था, लेकिन वो अपनी ज़्यादातर जो पोइम्स थी वो आम लोगों के लिए लिखता था। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। उस फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक प्रतिभाओं को छोटा कर दिया था, बौना कर दिया था, या हम कह सकते हैं धुंधला कर दिया था। ही रोट ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स इन फोल्क सॉन्ग स्टाइल। वह फोल्क सॉन्ग स्टाइल में कहानी काव्यों की रचना करता था या कहानी काव्यों को लिखता था। वह जो स्टोरी पोइम्स होती थी, कहानी काव्य जो होते थे, उनको किस शैली में लिखता था? फोल्क सॉन्ग स्टाइल्स में। ही आल्सो रोट ए यूज नॉवल। उसने एक यूज नॉवल भी लिखा था विद डजन्स ऑफ करेक्टर्स, और जिसमें दर्जनों पात्र थे। सुबू वॉज एन अमेजिंग एक्टर। सुबू एक अमेजिंग एक्टर था। अमेजिंग मीन्स वंडरफुल एक्टर। ही ऑफन प्लेड सेकेंडरी रोल्स। वो हमेशा सेकेंडरी रोल प्ले करता था, गौण भूमिका निभाता था किसी भी फिल्म में, मतलब लीड रोल में नहीं होता था, सेकेंडरी रोल में होता था। एवरी टाइम ही परफॉर्म बेटर देन मेन प्लेयर्स। लेकिन हर बार वो जो मेन प्लेयर्स होते थे, जो एक्टर लीड रोल में होते थे, उनसे भी बेहतर परफॉर्म करता था। सुबू हैड जेन्युइन लव फॉर एवरी वन ही केम अक्रॉस। सुबू किसी से भी अगर मिलता था, अचानक कहीं पर भी किसी से मिल जाता था, तो उसके प्रति उसके दिल में सच्चा प्यार होता था। वो दिखावटी भरा प्यार नहीं करता था, वो दिखावा नहीं करता था प्यार दिखाने का। उसके मन में सबके प्रति जो है सच्चा प्यार था। एंड यूज टू फीड एंड सपोर्ट दैम। और जिससे भी वो मिलता था उसको वो अपने घर लाकर भोजन खिलाता था और उसका सपोर्ट करता था, उसकी हेल्प करता था। ही वॉज ऑलवेज विद द बॉस। वो हमेशा बॉस के साथ रहता था। समटाइम्स ही रिजेंबल्ड साइकोफैंट। और कई बार तो वो एक चापलूस की तरह नजर आता था, जैसे कि वो बॉस का चापलूस हो। दो ही वॉज सो चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट। यद्यपि वो इतना मतलब चैरिटेबल था, इतना दानी था, मतलब लोगों को खाना खिलाता था, लोगों को दान देता था, हेल्प करता था, और इम्प्रोविडेंट था। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है खर्चीला। तो वो चैरिटेबल था और खर्चीला था हालांकि, लेकिन ही हैड एनिमीज, लेकिन उसके भी शत्रु थे। द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट विश्ड ओनली टेरिबल थिंग्स फॉर सुबू। अब एक दुश्मन तो कौन था? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय जैसे कि हमने पढ़ा है कि ऑफिस बॉय उसको पसंद नहीं करता था। तो ऑफिस बॉय जो है, जो मेकअप डिपार्टमेंट में था ऑफिस बॉय, वो हमेशा उसके लिए बुरे से बुरे मतलब होना का कामना करता था। वो चाहता था कि सुबू का हमेशा बुरा हो, वो उसके बारे में हमेशा बुरा सोचता था ऑफिस बॉय। अब हम पढ़ते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट में जो लॉयर था उसके बारे में। सुबू वॉज अटैच टू द स्टोरी डिपार्टमेंट। सुबू जो है वो स्टोरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था, मतलब उसकी अटेंडेंस वगैरह जो थी वो स्टोरी डिपार्टमेंट में होती थी। बट ही वॉज ऑलवेज विद द बॉस। लेकिन वो हमेशा बॉस के साथ रहता था। द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइज्ड ए लॉयर एंड ए ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। अब स्टोरी डिपार्टमेंट बना हुआ था, किससे बना हुआ था? एक तो लॉयर और एक ग्रुप था राइटर्स और पोइट्स का। मतलब स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन थे? एक तो ये लॉयर था और एक राइटर्स और पोइट्स का ये ग्रुप था। द लॉयर वॉज आल्सो नोन ऑफिशियली एज अ लीगल एडवाइज़र। अब लॉयर को जो है लीगल एडवाइज़र के रूप में जाना जाता था। सब लोग जानते थे कि भाई जो लॉयर है वो एक लीगल एडवाइज़र है, लेकिन उसके कारनामे ऐसे थे कि वो इलीगल एडवाइज़र भी जो है जाना जाता था। मतलब उसके कारनामे ऐसे थे कि वो लीगल नहीं था बल्कि इलीगल था, वो लोगों का नुकसान ज़्यादा करता था। बट एवरीबडी कंसिडर्ड हिम क्वाइट द अपोजिट। लेकिन सब लोग उसे उल्टा मानते थे। मतलब जो लॉयर था उसको जाना तो किस रूप में जाता था? ऑफिशियली तो किस रूप में जाना जाता था? लीगल एडवाइज़र के रूप में। लेकिन सब लोग उसको अपोजिट मानते थे, मतलब इलीगल एडवाइज़र मानते थे। नोबडी वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम। कोई भी उससे प्रभावित नहीं था, कोई भी उसको अच्छा नहीं मानता था। वंस ए वेरी टैलेंटेड बट टेम्परामेंटल एक्ट्रेस। एक बार क्या हुआ कि बहुत ही प्रतिभाशाली एक्ट्रेस थी, ठीक है, प्रतिभाशाली थी वो एक्ट्रेस, लेकिन टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल का मतलब होता है जल्दी गुस्से में आने वाली। बस्ट आउट ऑन द सेट्स। एक बार वो मंच पर जो है उसको गुस्सा आ गया, वो बस्ट आउट हो गई, ठीक है ना। एवरीवन स्टूड स्टंड। अब उसके गुस्से को देखकर सब लोग जो है स्टंड खड़े थे। स्टंड का मतलब सरप्राइज्ड। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब लॉयर ने क्या किया? चुपचाप जो है कैमरा ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का मतलब है कैमरा, ठीक है। जिस कैमरे में जो शूट हो रहा था वो कैमरा उसने चुपचाप ऑन कर दिया। When the actress relaxed। अब क्योंकि एक्ट्रेस को गुस्सा आ रहा था तो जो है प्रोड्यूसर के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी, तो वो प्रोड्यूसर को जो है कुछ सुना रही होगी क्योंकि गुस्से में थी वो। लेकिन जब वो बोलते बोलते रुकी, जब वो रिलैक्स हुई फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए,
द लॉयर प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, तो लॉयर ने जो रिकॉर्डिंग ऑन की थी वो रिकॉर्डिंग दोबारा से प्ले बैक कर दी. देयर वॉज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल एंड फॉल इन द रिकॉर्डिंग अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. अब एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर के प्रति जो कुछ भी बोला था उसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी, मतलब आपत्तिजनक कोई बात नहीं थी, और ना कोई फॉल मीन्स गिनोना, और ना ही कोई गिनोनी बात थी. बट वैन द साउंड इक्विपमेंट वॉज स्विच्ड ऑन, लेकिन जब वो साउंड इक्विपमेंट स्विच ऑन किया गया, सी वॉज डीपली स्ट्रक डम, तो वो जो है उसे बहुत ही झटका लगा, वो बहुत ही स्तब्ध रह गई. ठीक है, वो अवाक रह गई. दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, और ये एक जो है उस जो है वो एक्ट्रेस जो थी उसका ब्रीफ और ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर का अंत था. एंड द लॉयर अनविटिंगली ब्रोट दैट सैड एंड, और ये वो लॉयर था जो अनविटिंगली उसका जो है अंत लेकर आया था, मतलब उसने उसके कैरियर का अंत किया था. अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में. तो क्या हुआ था कि जब वो साउंड इक्विपमेंट स्विच ऑन किया गया दोबारा से, तो वो जो एक्ट्रेस थी वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के प्रति जो है बोली थी, प्रोड्यूसर को उसने कहा, प्रोड्यूसर के साथ उसकी कहा सुनी हुई थी, तो प्रोड्यूसर ने उसको काम से निकाल दिया. ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके जो ब्रीफ और उसका जो ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर था उसका सत्यानाश हो गया, वो ख़त्म हो गया. और इसकी वजह कौन थी? इसकी वजह थी लॉयर. लॉयर ने ही उसका जो कैरियर था वो स्पॉइल किया था. दैट वॉज वाई एवरीबडी रेफर्ड द लॉयर एज इलीगल एडवाइज़र, और यही वजह था कि जो सब लोग लॉयर को इलीगल एडवाइज़र कहते थे. एवरीवन इन द डिपार्टमेंट वोर ए खादी यूनिफॉर्म. अब डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में? स्टोरी डिपार्टमेंट में. स्टोरी डिपार्टमेंट में सब लोग खादी यूनिफॉर्म पहना करते थे. बट द लीगल एडवाइज़र अर्थात जो लॉयर था वोर पैंट्स एंड ए टाई, वो पैंट और टाई पहनता था, एंड समटाइम्स ए कोट, और कई बार एक कोट पहनता था. ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, वो अकेला और असहाय नजर आता था. ही वॉज ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, वो सपन लेने वालों की भीड़ में एक ठंडे तरक का व्यक्ति नजर आता था. ही आल्सो वंस मेड ए फ्लॉप फिल्म, उसने एक बार फ्लॉप फिल्म बनाई. दिस मेड द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और उस फिल्म में बॉस को बहुत घाटा हुआ और बॉस को स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करना पड़ा. एंड द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, और लॉयर की भी नौकरी चली गई. बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि पोइट्स को जो है घर जाने के लिए बोल दिया गया था. अब क्योंकि जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसकी वजह से जाना तो किसकी, नौकरी तो किसकी जानी थी? पोइट्स की जानी थी. लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ कि लॉयर की नौकरी चली गई स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से. इसकी वजह क्या थी कि जो लॉयर था ये स्टोरी डिपार्टमेंट में से ही जुड़ा हुआ था. अब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया तो जाहिर सी बात है लॉयर की नौकरी भी चली गई और पोइट्स की तो जानी ही थी. अब हम पढ़ेंगे कि जेमिनी स्टूडियोज़ जो है पोइट्स का फेवरेट हॉन्ट कैसे था. अब हॉन्ट क्या होता है? हॉन्ट होता है ए प्लेस विजिटेड ऑफन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम अक्सर जाते रहते हैं, उस स्थान को कहा जाता है हॉन्ट. तो जेमिनी स्टूडियोज़ वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स. जेमिनी स्टूडियो जो है वो कवियों का एक फेवरेट हॉन्ट था. एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय विजिटेड इट क्वाइट ऑफन. अब ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर ये कवि, ठीक है, ये जो कवि बताए हैं ये यहाँ पर अक्सर जाते रहते थे. द जेमिनी स्टूडियोज़ हैड एन एक्सीलेंट मैस. जेमिनी स्टूडियो में एक बहुत ही शानदार मैस थी. मैस मीन्स भोजनालय. विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट. यहाँ पर इस मैस में पूरा दिन अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, और दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ज़्यादातर समय जो है कॉफ़ी यहाँ पर मिल सकती थी. एवरीबडी एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर. यहाँ स्टूडियो में सब लोगों के पास खाली समय था, मतलब फ्री टाइम होता था. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर पोइट्री, जो कि पोइट्री के लिए पहली ज़रूरत होती है, मतलब जब भी कोई पोइट्री लिखता है तो उसके लिए पहले फ्री होना ज़रूरी है, उसके लिए फ्री टाइम होना ज़रूरी है जिसमें वो सोच सके. मोस्ट ऑफ दैम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी. यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो खादी पहना करते थे और गांधी जी को फॉलो किया करते थे. बट दे डिड नॉट अप्रिसिएट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल थॉट, लेकिन वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचारों की प्रशंसा नहीं करते थे, राजनीतिक विचारों को नहीं मानते थे. द मैन एट द स्टूडियोज़ हैड ए नेचुरल डिसलाइक फॉर कम्युनिज्म. स्टूडियो में जो भी लोग थे वो कम्युनिज्म से घृणा करते थे, ठीक है, कम्युनिज्म को वो जो है नहीं मानते थे, उससे घृणा करते थे, उससे दूर रहते थे. कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद.
दे कंसिडर्ड दैट कम्युनिस्ट वर गॉडलेस पीपल। उनका मानना था कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, कम्युनिस्ट लोग, वो गॉडलेस पीपल होते हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, वो नास्तिक होते हैं। दे हैड नो लव फॉर देयर चिल्ड्रन एंड वाइव्स। उन्हें ना तो अपने बच्चों से प्यार होता है, ना अपनी पत्नियों से प्यार होता है। दे ऑलवेज स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमोंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। वो इनोसेंट और इग्नोरेंट पीपल में अनरेस्ट और वायलेंस फैलाते हैं, अशांति और हिंसा फैलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में। मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का जो हेड था वो फ्रैंक बुकमैन था। तो द पीपल एट द स्टूडियोज़ हैड एंटी कम्युनिस्ट व्यूज़। जो स्टूडियो में जो लोग थे वो कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते थे, वो कम्युनिस्ट के विचारों जो एंटी कम्युनिस्ट जो व्यूज़ थे उनकी प्रशंसा करते थे। मतलब स्टूडियो में लोग किसको फॉलो करते थे? एंटी कम्युनिस्ट व्यूज़ को। मतलब वो कम्युनिस्ट के जो व्यूज़ थे उनको पसंद नहीं करते थे, कम्युनिज्म को वो पसंद नहीं करते थे। इट वॉज नेचुरल दैट दे वर ए होस्ट टू द MRA। और इसलिए स्वाभाविक था कि वो MRA को होस्ट करें। MRA का मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। और ये जो आर्मी थी इसके जो मेंबर्स थे वो भी कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट नहीं थे, मतलब कम्युनिज्म से घृणा करते थे। इट वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ये जो ग्रुप था ये अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ एक आंदोलन था। ठीक है, ये जो ग्रुप था ये अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ एक आंदोलन था। अब क्योंकि ये जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी था ये भी कम्युनिज्म के खिलाफ था और जेमिनी स्टूडियो के लोग भी कम्युनिज्म के खिलाफ थे। तो इसीलिए जो जेमिनी स्टूडियो के जो सदस्य थे, जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे, उन्होंने इसको जो है होस्ट किया, इसकी जो है मेज़बानी की। जब ये जेमिनी स्टूडियो में आए तो इनका बहुत ही वेलकम किया गया, इनका बहुत ही आदर किया गया। फ्रैंक बुकमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी विजिटेड मद्रास इन 1952। फ्रैंक बुकमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी 1952 में मद्रास में आई थी। दे कुडंट फाइंड ए बेटर होस्ट इन इंडिया। उन्हें भारत में कोई भी अच्छा होस्ट नहीं मिला देन द जेमिनी स्टूडियो के अलावा। मतलब जेमिनी स्टूडियो के अलावा उन्हें भारत में कहीं भी कोई अच्छा होस्ट नहीं मिला। जेमिनी स्टूडियो ने उनका वेलकम किया, जेमिनी स्टूडियो ने उनकी मेज़बानी की। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ 200 स्ट्रॉन्ग पीपल। ये जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी इसमें 200 लोग थे, ये 200 लोगों का समूह था। सम कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। अब कुछ लोग इस ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस कह रहे थे कि भाई ये तो इंटरनेशनल सर्कस है। दे वर नॉट वेरी गुड एट ट्रैपेज। ट्रैपेज का मतलब होता है जो सर्कस में जो कलाकार कलाबाजियाँ दिखाते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भले ही लोग उनको इंटरनेशनल सर्कस जो है का एक समूह कहें, लेकिन वे कलाबाजी में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है, कलाबाजी में निपुण नहीं थे। जैसे सर्कस के लोग होते हैं कलाबाजी में निपुण, ऐसे ही जो है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के सदस्य किसी भी कलाबाजी में निपुण नहीं थे। देयर नॉलेज अबाउट एनिमल्स वाज लिमिटेड। जो जानवर थे उसके बारे में भी उनका जो ज्ञान था वो सीमित था। मतलब जैसे सर्कस में एनिमल्स भी होते हैं तो एनिमल्स नहीं थे उनके साथ। ठीक है, उन्हें एनिमल्स की कोई जो है जानकारी नहीं थी। एनिमल्स के साथ उनका जो संपर्क था वो सिर्फ डिनर की टेबल पर होता था। कहने का मतलब है कि लोग मांस खाते थे, एनिमल्स खाते थे, इसका मतलब वो मांसाहारी थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज। लेकिन इन लोगों ने 2 नाटक दिखाए, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर, इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने 2 नाटक दिखाए, एक तो जोथम वैली, दूसरा द फॉरगॉटन फैक्टर, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से। अब प्रोफेशनल तरीके से कैसे दिखाए कि ये जो इन्होंने जो नाटक दिखाए, ये 2 नाटक, उसमें क्या होता था कि जो मंच था, जो स्टेज था, वो एक बेयर स्टेज होता था, मतलब ऊपर छत नहीं होती थी। ठीक है, और जो बैकग्राउंड था वो वाइट बैकग्राउंड होता था। और जब जितनी देर तक प्ले चलता था तब तक बांसुरी बजती रहती थी, बांसुरी पर एक धुन बजती रहती थी। देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। अब ये नाटक दिखाते समय इनका जो मंच था और जो वेशभूषा थी कलाकारों की वो प्रथम दर्जे की थी। एंड वर कॉपीड फॉर ईयर्स बाय द तमिल ड्रामा कम्युनिटीज़। और इन्होंने जैसे ये नाटक दिखाए, ठीक है, इनकी जो कॉस्ट्यूम्स थी नाटकों में और सेट्स था, और जो ये जैसे बेयर स्टेज होता था, स्टेज के ऊपर कोई छत वगैरह नहीं होती थी, स्टेज ऊपर से कवर्ड नहीं होता था, और बैकग्राउंड कैसा था, और जब भी जितनी देर तक प्ले चलता था, नाटक चलता था, तो एक जो है फ्लूट बजती रहती थी। ये सब कुछ कॉपी किया गया। किसके द्वारा कॉपी किया गया? तमिल ड्रामा कम्युनिटीज़ के द्वारा।
अब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के जाने के बाद जेमिनी स्टूडियो में इंग्लैंड का एक कवि आने का समाचार जेमिनी स्टूडियो के लोगों को लगा। अब जब ये समाचार आया कि भाई इंग्लैंड का कोई पोइट जो है वो जेमिनी स्टूडियो में आने वाला है, तो सब लोगों को डाउट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उन लोगों को डाउट क्यों था, कैसे था। तो ए फ्यू मंथ्स लेटर द जेमिनी स्टूडियोज क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के जाने के कुछ महीनों के बाद जेमिनी स्टूडियो को अपना पूरा शूटिंग स्टेज एक बार फिर से क्लियर करना पड़ा टू वेलकम अनदर विजिटर, एक दूसरे विजिटर का स्वागत करने के लिए। देयर वॉज ए न्यूज़, एक समाचार था दैट एन इंग्लिश पोइट वाज विजिटिंग जेमिनी स्टूडियो। वो समाचार क्या था कि भाई जेमिनी स्टूडियो में एक इंग्लिश पोइट विजिट करने वाले हैं। बट द रूमर वाज दैट, लेकिन अफवाह ये थी दैट ही वाज नॉट ए पोइट, कि वो एक पोइट नहीं है बल्कि एक एडिटर है। मिस्टर वसन, द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, वाज आल्सो द एडिटर ऑफ ए पॉपुलर तमिल वीकली। क्योंकि जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था मिस्टर वसन, ये भी प्रसिद्ध तमिल एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका एडिटर था। तो लोग ये मानते थे कि भाई जब मिस्टर वसन एडिटर हैं तो ये जिस व्यक्ति का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक एडिटर ही है। एट लास्ट एट 4 in the afternoon द पोइट अराइव्ड। अंत में दोपहर बाद 4 बजे जो है पोइट वहाँ पे पहुँचा जेमिनी स्टूडियो में। ही वॉज ए टॉल मैन वेरी इंग्लिश। उसकी हाइट जो है वो बहुत काफ़ी लंबी थी और बहुत ही अंग्रेज़ दिखाई दे रहा था देखने में। द बॉस रेडिंग लॉन्ग स्पीच। अब बॉस ने उसके आने के बाद एक लंबा भाषण पढ़ा। ही डिडेंट सीम टू नो मच अबाउट द इंग्लिश पोइट। अब बॉस के भाषण को सुनकर भी ये नहीं लग रहा था कि बॉस भी इस इंग्लिश पोइट के बारे में ज़्यादा जानता है। द पोइट स्पोक इन सच एन एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, ठीक है। एक्सेंट मीन्स लहजा, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। अब जब बॉस के बाद जब पोइट बोला, पोइट ने जब स्पीच दिया तो उसका लहजा ऐसा था दैट नन अमंग द ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड हिम, कि ऑडियंस में कोई भी उसकी बात को समझ नहीं सका कि वो क्या कह रहा है, किस बारे में बोल रहा है। एवरीवन वाज कन्फ्यूज्ड, सब लोग कन्फ्यूज्ड थे। एंड द इंग्लिश पोइट वाज कन्फ्यूज्ड एज वेल, और लोगों के साथ साथ लोग ही कन्फ्यूज नहीं थे बल्कि इंग्लिश पोइट भी कन्फ्यूज था। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री टू एवरीवन। इसलिए जेमिनी स्टूडियो में उसकी जो विजिट थी वो सब लोगों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर ही रह गई। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टीफन स्पेंडर एंड द गोड दैट फेल्ड। देखिए, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पेरियोडिकल नेम्ड द एनकाउंटर। एक ब्रिटिश पत्रिका थी द एनकाउंटर, इसके द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। एक संक्षिप्त कहानी प्रतियोगिता, एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया एक ब्रिटिश पेरियोडिकल द एनकाउंटर के द्वारा। द पीपल एट द स्टूडियोज हैड नॉट हर्ड ऑफ द एनकाउंटर। अब स्टूडियो के जो लोग थे इन्होंने एनकाउंटर पत्रिका के बारे में नहीं सुना था। द ऑथर वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी टू नो मोर अबाउट द पेरियोडिकल। अब जो ऑथर था वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया। क्यों गया? टू नो मोर अबाउट द पेरियोडिकल, इस पत्रिका के बारे में जानने के लिए, और ज़्यादा जानने के लिए। बिकॉज ही आल्सो वांटेड टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, क्योंकि वह भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता था। वैन ही सा द एडिटर्स नेम, जब वो वहाँ पे गया और उसने इस पत्रिका के एडिटर का नाम पढ़ा तो ए बेल स्टार्टेड रिंगिंग इन हिज हार्ट, तो उसके दिल में एक घंटी बजी। द एडिटर्स नेम वाज स्टीफन स्पेंडर, और एडिटर का जो नाम था, ये जो द एनकाउंटर नामक जो पत्रिका है इसका जो एडिटर था, इसका जो नाम था स्टीफन स्पेंडर था। ही वॉज द सेम इंग्लिश पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़। ये वही इंग्लिश पोइट था जिसने जेमिनी स्टूडियो की यात्रा की थी, जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने आया था। ही फेल्ट लाइक ही हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। अब जो अशोक मित्रन है, जो नरेटर है इस लेसन का, जो ऑथर है, उसे ऐसे लगा जैसे कि उसका एक काफ़ी समय पहले खोया हुआ भाई मिल गया हो। ईयर्स लेटर द नरेटर वॉज आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जेमिनी स्टूडियो से जब ऑथर बाहर आ गया, मतलब जेमिनी स्टूडियो को जब ऑथर ने छोड़ दिया तो क्या कुछ हुआ। ईयर्स लेटर द नरेटर वॉज आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़। वर्षों बाद जो नरेटर था उसने भी जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया। ही हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी। अब क्योंकि वो फ्री था, उसके पास कोई जॉब तो थी नहीं, तो उसके पास समय तो बहुत था लेकिन उसके पास ज़्यादा धन नहीं था। ही जनरली बॉट बुक्स एट ए रिड्यूस्ड प्राइस। वो आमतौर पर कम कीमत की पुस्तकें खरीदता था, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, धन तो था नहीं, तो वो पुस्तकें ज़्यादा खरीदता था जिसकी कीमत कम हो। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस। एक दिन क्या हुआ कि मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स।
ब्रांडेड न्यू बुक्स का उसने एक ढेर देखा, ठीक है, एक ढेर देखा फॉर 50 पैसे ईच, और इनकी कीमत कितनी थी, एक पुस्तक की कीमत थी 50 पैसे। ही फेड 50 पैसे, उसने 50 पैसे दिए एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, और उसने इस पुस्तक की एक कॉपी जो है उठा ली। इस पुस्तक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इट हैड 6 एसेज, इस पुस्तक में 6 एसेज थे, रिटन बाय 6 फेमस राइटर्स, जो 6 प्रसिद्ध लेखकों ने लिख रखे थे। ऑल ऑफ देम वर वंस द फॉलोअर ऑफ कम्युनिज्म। इस पुस्तक में मतलब अलग अलग एसेज में अलग अलग राइटर्स ने लिख रखा था कि वो सभी जो है, एक समय था जब वो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो किया करते थे, अर्थात उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया था। बट ऑल ऑफ देम गेव अप कम्युनिज्म, लेकिन उन सब ने जो है साम्यवादी विचारधारा को छोड़ दिया। व्हेन दे गोट डिसइल्यूजन्ड विद इट, जब उनके मन में इसके प्रति वहम पैदा हुआ, डिसइल्यूजन पैदा हुआ। आउट ऑफ दोज 6 राइटर्स, इन 6 लेखकों में वाज स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर भी था। नाउ एवरीथिंग वाज क्लियर टू द नरेटर, अब नरेटर के लिए सब कुछ क्लियर हो गया। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोइट्री। अब जेमिनी स्टूडियो के बॉस का स्पेंडर की पोइट्री से भले ही कोई लेना देना ना हो, बट ही हैड डेफिनेटली नथिंग टू डू विद कम्युनिज्म, हिज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन निश्चित रूप से उसे साम्यवाद से, उसके उस भगवान से जो असफल हो गया था, उससे कुछ लेना देना नहीं था।